हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा इतिहास विषय से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट के बावजूद इतिहास विषय हमने स्टार्ट किया है। तो इतिहास विषय से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूथ कॉम्पिटिशन से इतिहास से संबंधित सभी पेपरों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख से उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है कलिंग शिलालेख में किया गया है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग के महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश दिया जाता था तथा अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। ठीक है, ये कलिंग शिलालेख में 13वें शिलालेख में कहा गया था। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं भी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। ये उसके द्वारा कलिंग शिलालेख में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक के उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं? तो ये मिले हैं दाइमाबाद से। ठीक है, दाइमाबाद से जो है हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे की संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। आप देख सकते हैं दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी खोज 1958 में बीपी बोपदिक्कर ने की थी और 1976 से 1979 के बीच S.A. साली ने दाइमाबाद का उत्खनन करवाया और दाइमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दाइमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड हैं। दाइमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो बलबन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें चारों में से कोई भी नहीं है, इसलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पौत्र जो कैखुसरौ को, यानी मोहम्मद के पुत्र जो कैखुसरौ थे, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रच के कैखुसरौ को मुल्तान की सूबेदारी दी, ठीक है, देकर उसे वहाँ भेज दिया और तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुवाद, ठीक है, बुगरा खां के पुत्र कैकुवाद को सुल्तान बनाया। राज्यारोहण के अवसर पर कैकुवाद की आयु जो है मात्र 17 से 18 वर्ष बताई गई है, यानी अल्पवयस्क बताई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर के किस शासक के द्वारा जो चीन में राजदूत भेजा था, वो इसका राइट आंसर होएगा बुक्का प्रथम। ठीक है, यानी इसके स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा की गई थी और इसी में से बुक्का प्रथम के द्वारा चीन में अपने राजदूत भेजे गए थे। आप देख सकते हैं हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बनता है। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ तथा विद्या प्रेमी था। बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय भी थी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था और धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया था तथा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। उसने राज्य की वैदेशिक नीति को भी विकसित करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने चीन में अपना एक दूतमंडल भेजा। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में। और ये जो भारत आया था उत्तरी अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका के नदन साइड से भारत आया था। आप देख सकते हैं इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को यानी उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था और पर्टिकुलर की बात करेंगे तो मोरक्को निवासी था। और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। 14 वर्षों तक भारत में रहा और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है पंडित,
ठीक है, तथा 8 वर्षों तक इस पद पर रहा और कालांतर में उसके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के आरोप लगे, जिसके कारण सुल्तान ने उससे अप्रसन्न होकर कारागार में डाल दिया था, किंतु बाद में रिहा कर दिया था और 1442 ईस्वी में एम्बिटी ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा, परंतु रास्ते में जहाज खराब हो जाने के कारण वह बीच रास्ते से ही वापस लौट आया। अगला क्वेश्चन है हमारा राय पिथौरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजदूत शासक जाना जाता है? तो राय पिथौरा जो है के नाम से मोहम्मद गौरी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज रासो को जाना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी इसमें भी पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, का शासन था। वह सभी तत्कालीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने पड़ोसी राजाओं से संघर्ष किया तथा सभी से शत्रुता मोल ली और 1191 यानी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, किंतु 1192 उसके एक साल के बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंग बंगाल जो आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा किया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था और 1830 ईस्वी के दशक में राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं के बीजारोपण में हेनरी विवियन डेरिजियो का नाम प्रसिद्ध है। इसके अनुयायी डेरिजियन कहलाते थे और डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है अध्यापक थे 1826 से 1831 के बीच। अद्भुत प्रतिभा के धनी डेरिजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे और डेरिजियो एक आंग्ल भारतीय थे जो अतिवादी विचार रखते थे तथा वे जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध करते थे, यानी रूढ़िवादिता का विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो वैदिक काल में, ठीक है, देवताओं के और मनुष्यों के बीच जो मध्यस्थता का काम किया गया था वो अग्निदेव के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र था और अग्नि का स्थान इंद्र के बाद आता है। इस पर 200 सूक्त लिखे गए हैं और अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का जो कार्य करते थे, ठीक है, अग्नि जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था बीजापुर प्रशासन के प्रति, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट अर्थात श्री गंगा भट्ट को बुलाया था। अपने राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान बीजापुर प्रशासन, यानी बीजापुर का है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक अभियान या बीजापुर प्रशासन अभियान 1676 और 78 ईस्वी के विरुद्ध था और येलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में की गई। यहाँ का किलेदार हुसैन खां भियाड़ा था, ठीक है, यानी भियाड़ा जनजाति का था। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में विजित किया। यहाँ का किलेदार अब्दुल्ला हफ्सी था और जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय मानी जाती है। जिस प्रकार अकबर की असीरगढ़ की विजय अंतिम विजय थी, उसी प्रकार शिवाजी की जो है अंतिम विजय जिंजी की विजय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगैकोंड में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगैकोंड में बृहदेश्वर जो मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस आक्रमण का नेतृत्व विक्रम चोल ने किया था।
और 1023 ईस्वी में चोल सेनापति ने पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल का विरुद्ध धारण किया। उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई और उसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रखा तथा यहाँ पर इसी ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को 1913 को, ठीक है, लाला हरदयाल लाल के द्वारा की गई थी। और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी 1907 के अधिवेशन में विभाजित हो गई थी, तो लखनऊ समझौते में ये दोनों पार्टियां आपस में समझौता हो जाता है। और रॉलेट एक्ट जो चलाया गया था 1919 में, ठीक है, 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या था? विंध्य वन में, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विंध्याचल के वनों में, या विंध्य वन। आप देख सकते हैं हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना एवं बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के जो ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के वनों एवं पर्वतों में भाग गई है। तो हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो नागरिक प्रशासन हेतु जो बंटवारा परिषद का अध्यक्ष था वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा कर्मचारियों के बंटवारों की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस परिषद में भारत और पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारी स्तर पर 2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई, जिसके सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची, ठीक है, सांची के स्तूप से। आप देखते हैं सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। सांची शहर बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप जो है अर्धगोलाकार संरचना जो बुद्ध या उसके अनुयायियों के जीवन से संबंधित होता है। सांची के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। दातव्य है कि सांची से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। ये 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। इन सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंस को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो खिलजी वंश के शासक किलोखरी को अपनी राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो जलालुद्दीन फिरोज थे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। इस वंश में कुल 4 शासक हुए थे जो 30 वर्ष तक शासन किए थे। और बात करें तो सबसे कम शासन भी इन्हीं खिलजी वंश के द्वारा ही किया गया था दिल्ली सल्तनत में। और जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था, जिसका राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुवाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलेखरी यानी किलूगढ़ के महल में हुआ था। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने 1 वर्ष तक वहीं रहने का विनिश्चय किया, क्योंकि दिल्ली की जनता इलवारी तुर्कों के शासन की 80 वर्षों से अभ्यस्त हो चुकी थी, अतः वह एकाएक जलालुद्दीन के शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जग्गियप्पेट शिल्प का संबंध है। तो जग्गियप्पेट जो शिल्प का संबंध है उसका संबंध किससे है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से। आप देख सकते हैं जग्गियप्पेट शिल्प का संबंध बौद्ध धर्म से है। जग्गियप्पेट स्तूप अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है, अमरावती का है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है।
यानी सबसे पुराना स्तूपों की बात करेंगे तो अमरावती का जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो हो जाएगा, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। और सातवाहन काल में वेलागिरी के रूप में जाना जाने वाला जग्गियप्पेट स्तूप भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध प्रतिष्ठान था और समय समय पर विभिन्न शासकों एवं व्यापारियों के अनुदान से यह बहुत भव्य एवं अलंकृत हो गया था। अगला है दिल्ली सल्तनत काल में महासत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मसाहत का जो दिल्ली सल्तनत में प्रयोग किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50%, ठीक है, यानी जो इतनी भी उपज होगी उसका 50% भाग जो है खराज के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना और सल्तनत काल में मसाहत भू मापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अगला है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए? तो किसने किए थे? ले मसूरिया ने, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबॉक ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जॉन लुबॉक ने 1865 में, ठीक है, जो पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिका टाइम्स, पूछी गई ये बुक विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। और सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मेसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है? तो फतवा ए आलमगीरी का संबंध जो है कानून संहिता से है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं औरंगजेब जो सबसे क्रूर शासक था, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध कानून संहिता से है। फतवा ए आलमगीरी राज्य कला, सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीतिक, आर्थिक नीति, न्याय और दंड पर एक शरीयत आधारित संकलन है। इस संकलन को व्यापक रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र के क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से संगठित कार्यों में से एक माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक कृति है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार किया गया था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सुरक्षा कपाट। ठीक है, तो ये कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विभिन्न विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन एंड ए हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम विद इन में सुरक्षा कपाट सिद्धांत दिया। उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। ह्यूम के जो जीवनीकार थे वेडरवर्न ने लिखा, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप यानी सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप यानी सेफ्टी वॉल्व कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।